जेठानी की इज्जत के लिए देवरानी ने खड़ी की ससुराल में दीवार। नेहा चुपचाप सिर झुकाए रसोई में काम कर रही होती है। कमला देवी तेज कदमों से अंदर आती हैं। उसी समय बाबा जी एक कमरे की ओर बढ़ रहे होते हैं। नेहा, बाबा जी के कमरे में पानी रखा। जी मम्मी जी। नेहा कांपते हाथों से लोटा उठाती और धीरे धीरे कमरे की ओर चल देती है। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, कमला देवी पीछे से उसे जोर से धक्का दे जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, कमला देवी पीछे से उसे जेठानी की इज्जत के लिए देवरानी ने खड़ी की ससुराल में दीवार। नेहा चुपचाप सिर झुकाए रसोई में काम कर रही होती है। कमला देवी तेज कदमों से अंदर आती हैं। उसी समय बाबा जी एक कमरे की ओर बढ़ रहे होते हैं। नेहा, बाबा जी के कमरे में पानी रखा। जी मम्मी जी। नेहा कांपते हाथों से लोटा उठाती और धीरे धीरे कमरे की ओर चल देती है। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, कमला देवी पीछे से उसे जोर से धक्का दे देती है। नेहा लड़खड़ाकर कमरे के भीतर गिर पड़ती है। अगले ही पल कमला देवी बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। अंदर ही रहो। कई दिन बीत चुके होते हैं। सुबह से शाम तक नेहा पूरे घर का काम करती रहती है। वो झाड़ू लगाती है, पोछा करती है, कपड़े धोती है, रसोई संभालती है और सबको खाना परोसती है। लेकिन उसके चेहरे पर बहू वाली खुशी नहीं होती। वो हर समय डरी सहमी रहती है और किसी की आंखों में आंखें डालकर बात तक नहीं करती। उसी रात राघव ऑफिस से बहुत जल्दी घर लौट आता है। नेहा बिस्तर के किनारे बैठी होती है। राघव प्यार से उसके पास आता है। आज जल्दी आ गया हूँ, सोचा तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताऊं। राघव धीरे से नेहा के गाल को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है। नेहा अचानक बुरी तरह घबरा जाती है और जोर से उसे धक्का दे देती है। राघव पीछे की ओर गिरता है और उसका सिर अलमारी से टकरा जाता है। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। नेहा के हाथ कांप रहे होते हैं। वो डर के मारे पीछे हट जाती है। राघव सिर पकड़कर उठता है और चिंता से उसे देखने लगता है। नेहा, क्या बात है? तुम इतनी डरी हुई क्यों रहती हो? पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया है? पहले तुम कितनी हंसती खेलती रहती थी। कुछ नहीं हुआ, बस पेट में दर्द है, मैं लेट जाती हूँ। लेकिन तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। कल बात करेंगे। नेहा जल्दी से बिस्तर पर जाकर करवट बदल लेती है। अगली सुबह राघव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर नेहा की माँ का नाम चमकता है। बेटा, अगर आज थोड़ा समय हो तो नेहा को यहाँ छोड़ते जाना। ठीक है मम्मी जी, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए मैं ड्राइवर से बोलता हूँ, वो छोड़ देगा। उसी समय नेहा ट्रे में चाय लेकर कमरे में आती है। राघव टाई बांध रहा होता है। सुनो, मैंने ड्राइवर से कह दिया है, वो तुम्हें मायके छोड़ देगा, आराम से चली जाना। नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या दिक्कत है? अगर आपकी मीटिंग है तो हम किसी और दिन चले जाएंगे, प्लीज मुझे अकेले मत भेजिए। अच्छा बाबा, मैं खुद छोड़ देता हूँ। थोड़ी देर बाद कार एक छोटे से घर के सामने रुकती है। मिट्टी का आंगन, पुराना दरवाजा और दीवारों पर हल्का उखड़ा हुआ प्लास्टर दिखाई देता है। नेहा अंदर जाती है। उसकी माँ उसे देखकर तुरंत गले लगा लेती है। कैसी है मेरी बेटी? ठीक हूँ माँ। कई दिनों बाद नेहा के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई दे रही थी। उसी समय घर पर कमला देवी और मोहन जी बरामदे में बैठे होते हैं। बड़े बेटे की शादी जल्दी कर दी, अब कई साल निकल गए। सोच रहा हूँ मुकुल, मयंक और अर्जुन की शादी एक साथ कर दें। बात तो ठीक है, बस लड़कियां अच्छी होनी चाहिए। मैंने देख रखी है। तो फिर देर किस बात की है, रिश्ता पक्का करते हैं। दोनों संतोष से एक दूसरे को देखते हैं। अगले दिन सुबह घर में चहल पहल मची होती है। सारे परिवार वाले तैयार होकर अलग अलग परिवारों में जाते हैं। कुछ ही दिनों में मुकुल, मयंक और अर्जुन के रिश्ते तय हो जाते हैं। शादी के बाद शिल्पा, प्रियंका और निहारिका गृह प्रवेश करके घर में आती हैं। अगले दिन सब लिविंग रूम में बैठे होते हैं। बेटा, इस घर की परंपरा सबसे ऊपर है। सुबह जल्दी उठना, झाड़ू लगाना, पूजा करना और परिवार का मान रखना बहू का धर्म होता है। मम्मी जी तो संस्कारों की पूरी किताब लेकर बैठी है। सच में इतनी बातें कौन करता है? चुप रहो। तीनों बहुएं मुस्कुरा रही होती हैं, लेकिन नेहा दूर खड़ी चुपचाप ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर वही पुराना डर बना रहता है। कुछ दिनों बाद सुबह नेहा अकेले झाड़ू लगा रही होती है। शिल्पा उसके पास आकर झाड़ू पकड़ लेती है। दीदी, हम भी मदद करें? नहीं। थोड़ी देर बाद नेहा डस्टिंग करने लगती है। आधा काम तो आपने कर लिया, बाकी मैं कर देती हूँ। रहने दो, मैं कर लूंगी। शाम को निहारिका कपड़े उठाने लगती है। दीदी, इतने सारे कपड़े अकेले क्यों धो रही है?
मुझे आदत है। तीनों देवरानियां एक दूसरे को हैरानी से देखने लगती हैं। उसी शाम तीनों देवरानियां बालकनी में चाय लेकर बैठी होती हैं। हल्की हवा चल रही होती है। या दीदी हमसे इतनी दूरी क्यों बनाती है? शायद अभी उन्हें समय चाहिए। नहीं, बात कुछ और है। उनकी आंखों में हमेशा डर दिखाई देता है। जो भी हो, मुझे लगता है दीदी बहुत अकेली है। नीचे आंगन में नेहा चुपचाप कपड़े निचोड़ रही होती है। वो ऊपर बालकनी की ओर देखती है। एक शाम नेहा अलमारी में कपड़े तय कर रही होती है और राघव तैयार होकर उसके सामने खड़ा होता है। नेहा, आज चलो ना बाहर, डिनर पर चलते हैं। बहुत दिन हो गए, हम कहीं गए नहीं एक साथ। नहीं, मेरा मन नहीं है। मुझे बाहर जाना पसंद नहीं। ये बात तो तुम पिछले 10 दिनों से बोल रही हो। बाहर बहुत भीड़ होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। आज तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। नेहा मजबूरी में तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों शहर के एक सुंदर रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। आसपास कई परिवार खाना खा रहे होते हैं। खाना आने का इंतजार करते हुए राघव मुस्कुराकर नेहा का हाथ पकड़ लेता है। जैसी उसकी उंगलियां नेहा के हाथ को छूती हैं, नेहा अचानक घबरा जाती है और जोर से अपना हाथ झटक देती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो जल्दी से कुर्सी पर सिमट कर बैठ जाती है। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस हाथ मत पकड़िए। राघव हैरानी से उसे देख रहा होता है। पूरा डिनर लगभग खामोशी में गुजरता है। नेहा सिर झुकाए खाना खा रही होती है। रात को दोनों घर लौट आते हैं। राघव बिस्तर पर बैठा नेहा को ध्यान से देख रहा होता है। यार, तुम हर समय इतनी डरी क्यों रहती हो? बाहर तो सभी लोग जाते हैं, तुम्हें इतना अजीब क्यों लगता है? आप बाहर मेरा हाथ मत पकड़ा करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, क्यों नहीं लगता? मैं तुम्हारा पति हूँ। पति पत्नी में ये सब सामान्य बात होती है। प्लीज मुझे टच मत किया करिए। वो गुस्से और उलझन में दूसरी तरफ करवट लेकर लेट जाता है। आखिर ऐसी क्या बात है? राघव को समझ नहीं आता कि उसकी पत्नी हर समय इतनी डरी हुई क्यों रहती है। अगले दिन बाबा जी फिर से आने वाले होते हैं। कमला देवी और मोहन जी पूरे उत्साह में तैयारी करने लगते हैं। जल्दी से बाबा जी का कमरा साफ कर दो, आज वो प्रवचन के बाद यहीं रुकेंगे। बाबा जी ने कहा है कि घर के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं, वही उपाय बताएंगे। वही उपाय बताएंगे। थोड़ी देर बाद बाबा जी घर में प्रवेश करते हैं। शिल्पा, प्रियंका और निहारिका मुस्कुराते हुए उनके पैर छूती हैं। प्रणाम बाबा जी, आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम। तीनों बहुएं सामान्य रहती हैं, लेकिन जैसे ही नेहा आगे बढ़ती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो झुककर पैर छूती है। बाबा जी उसका हाथ थोड़ी देर तक पकड़े रहते हैं और अजीब नजरों से उसे देखते रहते हैं। नेहा तुरंत हाथ खींच लेती है और पीछे हट जाती है। ये सब तीनों देवरानियां ध्यान से देख लेती हैं। यहाँ जब भी बाबा आते हैं, दीदी ऐसे क्यों कांपने लगती हैं? पता नहीं, शायद उन्हें डर लगता हो, लेकिन उनका चेहरा देखो, ये सामान्य डर नहीं है। शाम को प्रवचन खत्म हो जाता है। बाबा जी थके होने का बहाना करते हैं। मैं कमरे में जा रहा हूँ, आज पैरों में बहुत दर्द है। जी बाबा, आपका कमरा तैयार है। आप आराम कीजिए, खाना कमरे में भिजवा देंगे। कुछ देर बाद कमला देवी रसोई की ओर मुड़ती है। नेहा, बाबा जी का खाना लेकर जाओ। जी। नेहा थाली उठाकर धीरे धीरे कमरे की ओर जाती है। शिल्पा उसे जाते हुए देख लेती है। दीदी को तो अभी बहुत काम था, वो कहाँ चली गई? खाना देने गई होंगी, मम्मी जी ने कहा था। पता नहीं अब तक आई क्यों नहीं। कुछ समय बाद नेहा कमरे से बाहर निकलती है। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका होता है, आंखें लाल होती हैं। वो सीधे रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं और आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। शिल्पा अचानक उसके हाथों पर निशान देख लेती है। दीदी, आपके हाथों पर ये निशान कैसे है? कुछ नहीं, काम करते लग गए। अभी तो आप ठीक थी, अचानक रो क्यों रही है? और ये निशान, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नेहा बिना जवाब दिए चूल्हे की ओर मुड़ जाती है। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे होते हैं। अगली सुबह तीनों देवरानियां तय करती हैं कि वे नेहा को घर से बाहर ले जाएंगी। कमला देवी आंगन में बैठी ये सब सुन रही होती है और उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। नेहा, पहले मंदिर के लिए फूल तोड़ लाओ, फिर रसोई का काम भी देखना है। नेहा उठने लगती है, लेकिन शिल्पा उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं दीदी, आज आप हमारे साथ मॉल चल रही हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। दीदी, दुनिया में लोग तो होंगे ही, और हम तीनों साथ हैं ना। जब वो मना कर रही है तो क्या जरूरत है?
तीनों कमला की बात नहीं सुनती और उसे जबरदस्ती कार में बैठाकर मॉल में ले जाती हैं। मॉल में बहुत भीड़ होती है। चारों एक लिफ्ट में चढ़ती हैं जिसमें कई आदमी भी खड़े होते हैं। एक लड़का भीड़ के कारण नेहा के बहुत पास आ जाता है। उसका हाथ अनजाने में नेहा से छू जाता है। लिफ्ट खुलते ही सब बाहर निकल जाते हैं, लेकिन नेहा वहीं ठिठक जाती है। वो आंखें बंद कर लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। मुझसे दूर हटो, दूर हटो। लोग रुककर देखने लगते हैं। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। दीदी क्या हुआ? नेहा अचानक आंखें खोलती हैं। सामने सामान्य भीड़ चल रही होती है। अभी एक लड़का मुझे टच करके गया, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। दीदी भीड़ में ऐसा हो जाता है, वो तो चला भी गया। मुझे मॉल आना इसलिए पसंद नहीं। दीदी क्या हुआ? ये तो नॉर्मल सी बात है, अचानक से आप इतना ओवर एक्ट क्यों कर रही हो? नेहा फूट फूट कर रोने लगती है। तीनों देवरानियां एक दूसरे को देखकर स्तब्ध रह जाती हैं। अब उन्हें पहली बार महसूस होता है कि नेहा का डर सामान्य नहीं है और उसके भीतर कोई गहरा घाव छिपा हुआ है। ये सब क्या हो रहा था? नेहा बार बार उस बाबा के साथ कमरे में क्यों जाती थी और कमला उसे इतना परेशान क्यों करती थी? अगली दोपहर घर के आंगन में हवन की तैयारी चल रही होती है। कमला देवी और मोहन जी श्रद्धा से बाबा जी के सामने बैठे होते हैं। तीनों देवरानियां रसोई में प्रसाद की तैयारियां कर रही होती हैं। नेहा चुपचाप एक कोने में बैठी होती है और उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। घर के ग्रह बहुत अशांत हैं। आज विशेष हवन करना पड़ेगा। अब जो आप कहें बाबा जी। आपके आने से ही घर में शांति आती है। हवन खत्म होने के बाद बाबा जी धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। कुछ देर बाद नेहा सिर झुकाए उसी दिशा में जाती दिखाई देती है। ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी तीनों देवरानियां देख लेती हैं। अरे दीदी और बाबा जी कमरे में क्या करने गए? ऐसी बातें मत करो, जरूर किसी काम से गए होंगे। लेकिन तुम लोगों को दिख नहीं रहा? जब भी बाबा आते हैं दीदी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत अजीब अब लगने ही लगा है। चलो मम्मी जी से पूछ लेते हैं। पागल हो गई हो क्या? क्या पूछोगे उनसे? अगर बात गंभीर हुई तो हमें खुद पता लगाना होगा। तीनों चुप हो जाती हैं। पहली बार उनके मन में गहरा संदेह पैदा हो चुका होता है। नेहा पहले से भी ज्यादा टूट चुकी होती है। वो दिन भर खोई खोई रहती है, किसी की बात का ठीक से जवाब नहीं देती और अक्सर अकेले बैठकर रोती रहती है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके होते हैं। कुछ दिनों बाद बाबा जी फिर घर आने वाले होते हैं। इस बार नेहा उन्हें देखकर घबरा जाती है। वो जल्दी से स्टोर रूम में जाकर छिप जाती है। थोड़ी देर बाद कमला देवी उसे ढूंढते ढूंढते स्टोर रूम तक पहुंच जाती हैं। मुझे पता है तू यहीं छिपी है, बाहर निकल। नेहा डरते हुए बाहर आती है और हाथ जोड़ लेती है। मम्मी जी प्लीज मुझे बख्श दीजिए। मैं तेरे जैसी लड़कियों का यही काम होता है। जा जल्दी जा, बाबा तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरी वजह से घर पर कितने ग्रह चढ़े हुए हैं। मम्मी आप एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? चुप, जितना कहा है उतना कर और कमरे में जा। उस समय तीनों देवरानियां रसोई में काम कर रही होती हैं, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं होता। नेहा रोते हुए धीरे धीरे बाबा जी के कमरे की ओर चली जाती है। उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं। उस घटना के बाद नेहा और भी बदल जाती है। वो किसी से ठीक से बात नहीं करती। कभी कभी अचानक गुस्सा हो जाती है, कभी घंटों खामोश बैठी रहती है। घर में कोई कुछ पूछता है तो वो जैसे सुनती ही नहीं। उसकी दुनिया भीतर ही भीतर टूट चुकी होती है। एक शाम घर में सब लोग नीचे आंगन में बैठे होते हैं। ऊपर कमरे में नेहा अकेली होती है। वो धीरे धीरे एक स्टूल खींचकर पंखे के नीचे रखती है। कांपते हाथों से अपनी चुन्नी बांधती है और उसे पंखे में फंसा देती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। अब मुझसे और नहीं होगा। वो स्टूल पर चढ़ जाती है। तभी बाहर से तीनों देवरानियों की हंसती हुई आवाजें आती हैं। वे किसी बात पर खुश होकर उसके कमरे की ओर आ रही होती हैं। दीदी माल। इतना कहते ही उसकी नजर पंखे से बंधी चुन्नी पर पड़ती है। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीदी उतारो इन्हें। तीनों दौड़कर नेहा को पकड़ लेती हैं और स्टूल से नीचे उतार देती हैं। नेहा जोर जोर से रोने लगती है। जाओ यहाँ से, मुझे ये सब करने दो, मुझे छोड़ दो। शिल्पा उसे कसकर पकड़ लेती है। प्रियंका चुन्नी खोल देती है। निहारिका रोते हुए उसके पास बैठ जाती है। दीदी आप ये क्या कर रही थी? इतना बड़ा कदम आप क्यों उठा रही थी? नेहा जमीन पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वो अपने बाल पकड़कर सिर झुकाए बैठी रहती है। मैं तंग आ चुकी हूँ, अब मुझसे और नहीं होगा। इससे अच्छा है मैं सब खत्म कर दूं, शायद तभी मुझे छुटकारा मिलेगा। दीदी
आपके साथ ऐसा क्या हुआ है? हमें बताइए ना, हम आपके अपने हैं, मदद करेंगे। नेहा कांपते हाथों से चेहरा ढक लेती है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। तीनों देवरानियां एक दूसरे को देखती हैं। अब उन्हें यकीन हो चुका होता है कि नेहा के दर्द के पीछे कोई बहुत बड़ा और भयानक सच छिपा हुआ है। वो बताती है। बरसात की एक शांत सुबह होती है। शहर के बाहर बने एक छोटे से अनाथ आश्रम में कई बच्चे खेल रहे होते हैं। उन्हीं बच्चों के बीच 5 साल की एक प्यारी बच्ची नेहा बैठी मिट्टी से खेल रही होती है। तभी एक औरत वहां आती है। उनके चेहरे पर उदासी होती है, क्योंकि वर्षों से उन्हें संतान सुख नहीं मिला होता। देखिए जी, ये बच्ची कितनी प्यारी है। हाँ, जैसे भगवान ने इसे हमारे लिए ही भेजा हो। कुछ औपचारिकताओं के बाद वे नेहा को गोद ले लेते हैं। छोटी नेहा उनकी उंगली पकड़कर आश्रम से बाहर निकलती है। पहली बार उसे अपना परिवार मिलता है। समय बीतता है। नेहा को घर में बहुत प्यार मिलता है। उसके पिता उसे खिलौने लाकर देते हैं, मेले घुमाते हैं और हर छोटी बड़ी खुशी पूरी करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक सड़क दुर्घटना में उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। घर का माहौल शोक से भर जाता है। अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है बेटा। नेहा की माँ सिलाई कढ़ाई करके उसे पालती है। गरीबी होती है, पर प्यार की कमी नहीं होती। धीरे धीरे नेहा बड़ी हो जाती है। वो पढ़ाई में अच्छी होती है और संस्कारी भी। कई साल बाद एक दिन एक बिचौलिया उनके छोटे से घर में आता है। उसके हाथ में एक बड़े परिवार के लड़के की तस्वीर होती है। बहन जी, शहर के बहुत बड़े खानदान से रिश्ता आया है। उनका बड़ा बेटा राघव पढ़ा लिखा और कारोबार संभालने वाला लड़का है। हमारे घर के लिए इतना बड़ा रिश्ता देखकर माँ की आंखों में उम्मीद की चमक उठती है। कुछ दिनों बाद कमला देवी अपने परिवार के साथ नेहा को देखने आती हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि नेहा अनाथ आश्रम से गोद ली गई है, उनका चेहरा बदल जाता है। अनाथ लड़की, ये हमारे घर की बहू बनेगी? बाहर से वे मुस्कुराती रहती हैं, लेकिन भीतर ही भीतर नेहा को नापसंद करने लगती हैं। उसी समय राघव नेहा को देखकर प्रभावित हो जाता है। मम्मी, मुझे यही लड़की पसंद है। जो लड़की मेरे बेटे की पसंद है वही मुझे भी पसंद होगी। उसी दिन से कमला देवी के मन में नेहा के प्रति छिपी हुई नफरत जन्म ले लेती है। शादी हो जाती है। नेहा बड़े घर में बहू बनकर आती है। घर में अक्सर एक पाखंडी बाबा का आना जाना लगा रहता है। कमला देवी और मोहन जी उन्हें बहुत मानते हैं। बाबा जी जब भी आते हैं, नेहा को अजीब नजरों से देखते हैं। उनकी आंखों में लालच और गंदी मंशा साफ दिखाई देती है। एक दिन घर में बड़ा हवन रखा जाता है। हवन समाप्त होने के बाद बाबा जी गंभीर चेहरा बनाकर बोलते हैं, इस घर की सारी अशांति की जड़ आपकी बड़ी बहू है। इसके नक्षत्र बहुत खराब हैं। मुझे इससे अकेले में बात करनी होगी, तभी उपाय पूरा होगा। बाबा जी, हमारे बच्चों पर कोई संकट तो नहीं? जब मैं विशेष मंत्र पढ़ दूंगा, तब आपके चारों बेटे सुखी रहेंगे। आप जो कहें वही होगा बाबा जी। थोड़ी देर बाद बाबा जी सीधे नेहा के कमरे की ओर बढ़ते हैं। नेहा अंदर कपड़े तह कर रही होती है। बाबा को देखकर वो घबरा जाती है। आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? बाहर जाइए। बाबा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। आज के दिन तुम मेरी हो। वे दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं। नेहा के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। दरवाजा खोलिए, दूर रहिए। बाबा उसके करीब आने की कोशिश करते हैं। नेहा पूरी ताकत से उन्हें धक्का दे देती है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है। नेहा के बाल बिखरे होते हैं, आंखें लाल होती हैं और वो रोते हुए बाहर निकलती है। बाबा सामान्य चेहरा बनाकर वहां से चले जाते हैं। नेहा सीधे कमला देवी और मोहन जी के पास पहुंचती है। मम्मी जी, बाबा मेरे कमरे में आ गए थे। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत करने की कोशिश की। मुझे बहुत डर लग रहा है। नेहा उम्मीद करती है कि उसे सहारा मिलेगा, लेकिन कमला देवी का चेहरा कठोर हो जाता है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई है? परिवार की खुशी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। तेरी वजह से घर के नक्षत्र खराब हुए हैं। आप क्या कह रही हैं? ये कौन सा उपाय है? तेरे जैसी लड़कियों का यही काम होता है। तू अनाथ आश्रम में पली है ना, वहां की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। मैं गरीब हूँ लेकिन चरित्रहीन नहीं। मेरी भी इज्जत है। आज तक तू अपने कच्चे घर से बाहर नहीं निकली थी। इतना बड़ा घर मिला है और परिवार के लिए थोड़ा सा त्याग भी नहीं कर सकती। मैं राघव को सब बता दूंगी। बता देना, मेरा बेटा तुझे इसी घर से धक्के मार कर निकाल देगा। मैं कह दूंगी कि तूने ही बाबा को फंसाया है।
आप एक औरत होकर दूसरी औरत पर क्यों इल्जाम ऐसा लगा रही हैं? हाँ, क्योंकि मैं तुझसे नफरत करती हूँ। अगर आवाज उठाई तो तेरा तलाक हो जाएगा। तू और तेरी माँ फिर से उसी छोटे से घर में लौट जाओगी। समाज उंगली तुझ पर उठाएगा। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। लोग कहेंगे कि माँ बेटी में ही कोई कमी थी। आप लोग बेशरम हैं। अगर मुझे पता होता कि इतने बड़े घर में इतना गंदा सच छिपा है तो मैं किसी गरीब घर में शादी कर लेती। अब तो इस घर की बहू है, समझ ले तुझे क्या करना है। उसी दिन से नेहा अंदर से टूट जाती है। वो डिप्रेशन में रहने लगती है। जब भी बाबा घर आते हैं उसे उनके कमरे में भेज दिया जाता है। वो हर बार रोती है, कांपती है, लेकिन मजबूरी में चुप रह जाती है। राघव को इन बातों का पता नहीं चलता क्योंकि वो घर का बड़ा बेटा होता है और दिन रात कारोबार में व्यस्त रहता है। मुकुल, मयंक और अर्जुन भी अक्सर बिजनेस ट्रिप पर बाहर रहते हैं। घर का ये भयानक सच चार दीवारों के भीतर दबा रहता है। नेहा की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और उसके सामने बैठी तीनों देवरानियां स्तब्ध होकर सब कुछ सुन रही होती हैं। अब उन्हें समझ आ चुका होता है कि नेहा हर समय डरी हुई क्यों रहती थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दीदी, कोई किसी की इज्जत ऐसे नहीं लूट सकता। ये बहुत बड़ा पाप है। दीदी चलिए, अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। उस पाखंडी बाबा की शिकायत करेंगे। हाँ, उसकी शिकायत तो करनी ही पड़ेगी, तभी उसकी गंदी हरकतों का घमंड टूटेगा। नहीं, मैं पुलिस के चक्कर नहीं काट सकती। मेरी माँ अकेली है, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। लोग उन्हीं पर उंगली उठाएंगे कि बेटी को संस्कार नहीं दिए हैं। लेकिन दीदी, कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम आपको अकेले ये सब नहीं सहने देंगे। दीदी, अब आपकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। नेहा पहली बार किसी अपने जैसा सहारा महसूस करती है। वो फूट फूट कर रो पड़ती है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। अगर इस घर में आपकी इज्जत की कीमत नहीं है तो हम ऐसी दीवार खड़ी करेंगे जिसे कोई पार नहीं कर सकेगा। अगली सुबह घर के बाहर कुछ मिस्त्री खड़े होते हैं। वे ईंट और सीमेंट उतार रहे होते हैं। आंगन में एक तरफ कमला देवी और मोहन जी खड़े हैं, दूसरी तरफ शिल्पा, प्रियंका, निहारिका और नेहा साथ खड़ी हैं। मिस्त्री घर के बीचों बीच दीवार बनाना शुरू कर देते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मेरे घर में दीवार क्यों बन रही है? सब समझ आ जाएगा मामी जी, पहले बनने तो दीजिए। तुम पागल हो गई हो क्या? ये हमारा घर है, तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। जब किसी लड़के की इज्जत कुचली जाती है ना, तब उसे कैसा लगता है पता है आपको? ये सुनते ही मोहन जी का चेहरा उतर जाता है। कमला देवी घबराकर उनकी ओर देखने लगती हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? कुछ घंटों बाद दीवार तैयार हो जाती है। वो घर को दो हिस्सों में बांट देती है। नेहा अपनी देवरानियों के साथ एक तरफ खड़ी हो जाती है। अब ये हिस्सा आप दोनों का है और ये हिस्सा हमारा। हमारी जेठानी यही रहेंगे और हम उनके साथ रहेंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? मम्मी जी, अगर हम बकवास की जगह सच बोलने लगे ना तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। हम अंधे नहीं हैं, सब कुछ देख रही हैं, आंखों पर पट्टी नहीं लग रही। और अगर हमारा मुंह खुल गया तो जेल तक बात पहुंच जाएगी। कमला देवी और मोहन जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे समझ जाते हैं कि बहुओं को बहुत कुछ पता चल चुका है। लगता है इन्हें सब पता चल गया। दोनों चुपचाप वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं। कमला देवी घबरा कर बैठ जाती हैं। अगर बेटों को पता चल गया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? कुछ नहीं होगा, इनके पास कोई सबूत नहीं है। हम कह देंगे कि हमारा कोई हाथ नहीं था। फिर भी डर लग रहा है। डरो मत, ये हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेंगी। दीवार के दूसरी ओर नेहा अपनी देवरानियों के साथ बैठी होती है। उसकी आंखें सूजी होती हैं। दीदी, हमें भैया को सब बता देना चाहिए। नहीं, अगर उन्हें पता चल गया तो मेरा घर टूट जाएगा। राघव मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दीदी, सच्चा प्यार करने वाला इंसान साथ नहीं छोड़ता। प्लीज अभी मत बताना। तीनों देवरानियां उसकी बात मान लेती हैं और उसी दिन फैसला कर लेती हैं कि वे हर हाल में उसकी रक्षा करेंगी। अब जब भी बाबा घर आते, कमला देवी नेहा को उसके पास भेजने की कोशिश करती हैं, लेकिन तीनों देवरानियां उसे अपने कमरे में छिपा देती। नेहा, बाबा जी बुला रहे हैं। मम्मी जी, दीदी बाजार गई हैं। कभी वे कहती कि नेहा मंदिर गई है, कभी कहती कि तबीयत खराब है। बाबा नाराज होकर लौट जाते। कुछ दिनों बाद चारों बेटे लंबी बिजनेस ट्रिप से घर लौटते हैं। जैसे वे आंगन में पहुंचते हैं, बीचों बीच बनी दीवार देखकर चौंक जाते हैं। ये क्या करवा दिया घर में? पूरी शोभा खराब कर दी। ये अचानक क्यों बनवाई? कहीं घर में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तो नहीं बन गई? तीनों देवरानियां तुरंत मुस्कुराकर बात संभाल लेती हैं। अरे ये तो नया ट्रेंड है, देखिए कितनी सुंदर डिजाइन बनवाई है। इसमें सजावट के लिए शेल्फ भी बनवाई है।
ट्रॉफी और शोपीस रखेंगे। लड़कियां क्या सोचती हैं, ये सिर्फ लड़कियां ही जानती हैं। चारों भाई हंस पड़ते हैं। नेहा भी पहली बार खुलकर मुस्कुरा देती है। आपको जल्दी सब समझ आ जाएगा। अब नेहा धीरे धीरे सामान्य होने लगती है। एक दिन शाम को वो अपनी देवरानियों के साथ बैठी चाय पी रही होती है। तुम लोगों ने मेरा साथ मेरी बहनों से भी बढ़कर दिया है। हर लड़की को तुम जैसी देवरानियां मिलनी चाहिए। और हर देवरानी को आप जैसी जेठानी। चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। कुछ दिनों बाद बाबा फिर घर आते हैं। इस बार नेहा तक पहुंचने का रास्ता बंद हो चुका होता है। वे आंगन में बैठे इधर उधर नजर दौड़ा रहे होते हैं। तभी उनकी नजर रिया पर पड़ती है। रिया क्रॉप टॉप पहने घर का सामान समेट रही होती है। उसी समय कमला देवी और मोहन जी अपने कमरे में कुछ कागज लेने चले जाते हैं जो बाबा ने रखने को दिए थे। बाबा धीरे धीरे रिया के पीछे पहुंचते हैं और उसकी कमर छूने की कोशिश करते हैं। तभी कमला देवी वापस आ जाती हैं। बाबा घबराकर तुरंत सोफे पर बैठ जाते हैं। बाबा जी चाय भेजो। हाँ। रिया वहां से हट जाती है। अगले दिन बाबा फिर आते हैं और इस बार रिया को ध्यान से देखते हैं। आपकी छोटी बेटी पर भी ग्रह चल रहा है। क्या उसकी शादी में कोई परेशानी तो नहीं? बहुत बड़ा दोष है, मुझे इसे अलग से देखना होगा। बाबा रिया को कमरे की ओर ले जाने लगते हैं। रिया डर जाती है। पता नहीं बाबा इतने अजीब क्यों लग रहे हैं। तभी नीचे से कमला देवी आवाज लगाती हैं। रिया जरा नीचे आना, मेहमान आए हैं। रिया तुरंत नीचे भाग आती है। बाबा का चेहरा उतर जाता है। रिया कुछ देर तक चुप रहती है। उसके मन में डर बैठ चुका होता है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताती। रात को कमला देवी अपने कमरे में बेचैन होकर चक्कर लगा रही होती हैं। मोहन जी बेड पर बैठे सोच में डूबे होते हैं। लगता है इन बहुओं को कुछ पता चल गया है, तभी तो नेहा को हर समय अपने पास रखती हैं। अब तो वो दिखती भी नहीं है। अब छोड़ दो कमला, ज्यादा कोशिश करेंगे तो खुद फंस जाएंगे, हमारी ही शामत आ जाएगी। हाँ बात तो सही है, लेकिन डर लग रहा है। अगले दिन दोपहर में रिया अपनी माँ के कमरे में आती है। उसके चेहरे पर गंभीरता होती है। अगले दिन दोपहर में रिया अपनी माँ के कमरे में आती है। उसके चेहरे पर गंभीरता होती है। मम्मी आपने ये सब कैसे होने दिया? उस दिन मैंने बाबा को भाभी के कमरे में ले जाते हुए उन्हें देखा था। आपको जरा भी शर्म नहीं आई? तू छोटी है, छोटी बनकर रहे। बड़ों के मामले में जुबान मत चलाया कर। आपकी यही हरकतें भाभी को समझ आ गई, तभी उन्होंने घर में दीवार बनवाई। कोई शौक से घर के बीच दीवार नहीं खड़ी करता। अगर तूने हमारे खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो तेरा बुरा हाल कर दूंगी। रिया चुप हो जाती है। उसे अपनी भाभी के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो अपनी माँ के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। समय बीतता है। नेहा और राघव की शादी की 5वीं सालगिरह आने वाली होती है। घर में लंबे समय बाद खुशी का माहौल होता है। राघव पूरे उत्साह से तैयारी कर रहा होता है। इस बार हमारी एनिवर्सरी ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ होगी, सब रिश्तेदार आएंगे। नेहा पहली बार पूरे मन से तैयार होने लगती है। वो अपनी शादी का लाल लहंगा निकालती है। दीदी आप तो बिल्कुल दुल्हन लगेंगी। आज तो सबकी नजर आप पर ही रहेगी। घर रंग बिरंगी लाइटों, फूलों और सजावट से जगमगा उठता है। रिश्तेदार और पड़ोसी आने लगते हैं। संगीत बज रहा होता है। नेहा के चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची मुस्कान होती है। पाखंडी बाबा भी उस पार्टी में होते हैं। सभी परिवार वाले मेहमानों के स्वागत में व्यस्त होते हैं। बाबा की नजर बार बार रिया पर पड़ रही होती है। राघव पानी की बोतल लेने रसोई की ओर जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि बाबा रिया का हाथ पकड़कर उसे एक कोने में ले जाने की कोशिश कर रहा है। छोड़िए मेरा हाथ। अगले ही पल राघव दौड़कर पहुंचता है और बाबा का कॉलर पकड़ लेता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? वो बाबा को घसीटते हुए सबके सामने ले आता है और जोर जोर से मारने लगता है। अरे बेटा तू पागल हो गया है क्या? ये बाबा हैं, तुझसे बड़े हैं। छोड़ दे बेटा, पाप लगेगा। जो लड़कियों के साथ बदतमीजी करे उसे यही सजा मिलनी चाहिए। मेहमानों में खुसुर पुसुर शुरू हो जाती है। हाँ ये वही पाखंडी बाबा है। एक दिन हमारे घर भी आया था और मेरी बेटी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। मेरे घर भी हवन कराने आया था, मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी की, तभी मैंने इसे भगा दिया था। धीरे धीरे कई लोग उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। अब सबके सामने बाबा की सच्चाई खुलने लगती है। ये देखकर तीनों देवरानियों को भी हिम्मत मिल जाती है। वे आगे बढ़ती हैं। भैया ये तो कुछ भी नहीं है, इसने दीदी के साथ भी बहुत कुछ गलत किया है। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नेहा घबराकर देवरानियों को चुप रहने का इशारा करती है। नहीं दीदी आज सच छुपेगा नहीं। भैया मम्मी पापा ने ग्रह नक्षत्र के नाम पर दीदी को इस बाबा के पास भेजा। आपने कभी देखा ही नहीं क्योंकि आप हमेशा बिजनेस में व्यस्त रहते थे। मम्मी जी
दीदी से पहले से ही नफरत करती आई हैं क्योंकि वो अनाथ थी। जब भी बाबा आते थे दीदी को जबरदस्ती उनके कमरे में भेज दिया जाता था। हमने जब सच्चाई जानी तभी उनकी इज्जत बचाने के लिए घर में दीवार बनवाई। राघव के हाथ कांपने लगते हैं, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे माँ बाप हैं। मुझे आपसे नजर मिलाने में शर्म आ रही है। आपने तो इंसानियत की हद पार कर दी। ऐसे माँ बाप होने से अच्छा है कोई माँ बाप ही ना हो। आपने हमारी भाभी की जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं बेटा, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तू अपने माँ बाप पर विश्वास करेगा या इन कल की आई लड़कियों पर? बस बहुत हो गया। आपने हमेशा मुझे डराया कि राघव मुझे छोड़ देंगे। अगर आज भी आपको मेरी गलती लगती है तो मैं अभी चली जाऊंगी, लेकिन सच यही है कि मम्मी पापा झूठ बोल रहे हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इस पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मम्मी जी कहती थी कि आप मुझे तलाक दे देंगे और समाज मुझे और मेरी माँ को बदनाम करेगा। उधर बाबा मौका देखकर भागने लगता है, लेकिन चारों भाई उसे घेर लेते हैं। अब कहाँ भाग रहा है? पुलिस को बुलाओ। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। इन तीनों को यहाँ से ले जाइए। बेटा, तू क्या कर रहा है? हम तेरे माँ बाप हैं। माँ बाप होने का मतलब ये नहीं कि अपराध माफ हो जाए। आप रोक सकते थे और फिर भी चुप रहे, तो आप भी दोषी हैं। पुलिस बाबा, कमला देवी और मोहन जी तीनों को अपने साथ ले जाती है। मेहमान स्तब्ध खड़े रहते हैं। राघव नेहा को गले लगाकर रो पड़ता है। आई एम सॉरी, मेरे परिवार में आकर तुम्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ी और मैं कुछ नहीं जान पाया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने हमेशा मुझसे प्यार किया है। वहां मौजूद लोग नेहा और चारों भाइयों के साहस के लिए तालियां बजाने लगते हैं। 1 साल बीत चुका होता है। कमला देवी और मोहन जी जेल में रहकर अपने किए पर पछता चुके होते हैं। चारों बेटे उनसे मिलने जाते हैं और कानूनी प्रक्रिया पूरी करके उन्हें घर ले आते हैं। घर लौटते ही कमला देवी नेहा के सामने हाथ जोड़ देती हैं। बहू, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ा पाप किया। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन अगर दिल से पछतावा है तो मैं नफरत नहीं रखूंगी। कमला देवी नेहा के पैरों पर गिर पड़ती हैं। नेहा उन्हें उठाकर गले लगा लेती है। चारों बेटे और तीनों देवरानियां भावुक होकर ये सब देखते हैं। घर की दीवार अब नफरत की नहीं बल्कि एक सीख की प्रतीक बन चुकी होती है कि किसी भी लड़की की इज्जत सबसे ऊपर होती है। घर में फिर से शांति लौट आती है और नेहा पहली बार सचमुच सुरक्षित महसूस कर रही होती है।